जय हिंद टू ऑल। आज के अपने टॉपिक वार हीरोज़ के अंतर्गत हम आज इस लेक्चर में अपने अगले वार हीरो मेजर शैतान सिंह भाटी तथा कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के उन 123 सैनिकों के बारे में पढ़ाई करेंगे जिन्होंने चाइना के लगभग 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इस लड़ाई के अंतर्गत, जिसको हम रेजांगला, बैटल ऑफ रेजांगला 1962 भी बोलते हैं, इस लड़ाई के अंतर्गत चाइना को इतना भारी नुकसान हुआ कि चाइना ने अगले दिन ही लड़ाई को विराम कर दिया। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं उन सभी हीरोज़ की वह स्टोरी जिसके कारण हम उनको आज यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मेजर शैतान सिंह जी राजस्थान के रहने वाले थे और सेना के अंदर यह 13 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई तथा इनके सैनिकों द्वारा लड़ी गई वह रेजांगला चूसल सेक्टर की लड़ाई है जो लद्दाख में था। और यह 18 नवंबर 1962 की लड़ाई है जिसको हम आज यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना ने 1962 में, अक्टूबर 1962 में हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और हमारे कुछ हिस्से को, अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख वाले हिस्से पर वो धीरे धीरे कब्जा करते हुए आ रहे थे। हमारे जो इससे पहले मैंने सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब और अपने मेजर धन सिंह थापा साहब के बारे में बताया, तो वह एरिया ऑलरेडी वो पहले से कैप्चर कर चुके थे और धीरे धीरे वह अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच जो मेजर शैतान सिंह साहब थे, इनकी टुकड़ी को चूसल सेक्टर, जो आपका लेह से लगभग 231 किलोमीटर, 265 किलोमीटर चाइना की साइड में पड़ता है, तो इस पूरे एरिया के अंतर्गत जो मेजर शैतान सिंह साहब थी, इनकी टुकड़ियों को दिया गया था। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत छोटी छोटी टुकड़ियों को बना दिया गया था और इनको टारगेट दिया गया था कि आपको चाइनाई सैनिकों को अंदर नहीं घुसने देना है। चूँकि जो हमारे ये सैनिक थे, इनको एक महीना पहले ही, अक्टूबर से एक महीना पहले ही इन सभी को डिफरेंट एरिया से, जैसे कुछ आपके हरियाणा के रहने वाले थे, कुछ राजस्थान के रहने वाले थे, उनको सभी को पोस्टेड किया गया था इस एरिया के अंतर्गत और चाइना को मुकाबला करने के लिए वहाँ पर रखा गया था। रेजांगला जो भारत के लद्दाख क्षेत्र की चुसल घाटी में स्थित है, के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करने वाले का एक पहाड़ी दर्रा है जहाँ से चाइनीज सैनिक धीरे धीरे घुस रहे थे। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह उपस्थित है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, जो बोला जाता है कि हांड कपा देने वाली बर्फीली हवा रहती है, जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के लगभग 123 सैनिक थे और जिनके यह अदम्य साहस की और वीरता की कहानी है, जिसमें 3,000 से भी ज़्यादा जो चाइनीज सैनिक हैं उनका मुकाबला इन लोगों ने किया। और जब इनका गोला बारूद खत्म हो गया तो कहा जाता है इन लोगों ने हैंड टू हैंड फाइट की और कई चाइनीज सैनिकों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। तो इसी बीच ये जो मैप है, ये गूगल मैप के द्वारा आप समझ सकते हो उस एरिया को जहाँ पर लड़ाई हुई। ये लेह है, जो हम जानते हैं लेह अपना जो लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है। उससे अगर हम लोग 265 इधर चाइना की साइड में चलेंगे, 265 किलोमीटर के आसपास, तो आपका ये चूसल सेक्टर पड़ता है और चूसल सेक्टर के पास ही ये रेजांगला, जहाँ पर ये लड़ाई, ये रेजांगला है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में यहाँ पर दर्रा है जिसके चाइनीज सैनिक यहाँ से अंदर एंटर कर रहे थे भारी संख्या में और इस एरिया में हमारी चौकियाँ बनी हुई थी यहाँ पर, जिससे कि हम चाइनीज़ को अंदर घुसने ना दें। चूँकि अगर चाइनीज यहाँ से अंदर घुस जाते तो आसानी से वह इस पूरे लेह तक को कवर कर सकते थे, क्योंकि यहाँ के बाद कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें, अड़चने नहीं थी इस एरिया के अंतर्गत अगर वो एंटर कर जाते, चूँकि आगे रास्ता भी क्लीन था और वो ज़्यादा संख्या में आकर सभी हमारी पोस्ट को इधर से नष्ट कर सकते थे। तो उनको अगर यहाँ पे नहीं रोका जाता तो हो सकता है आज लेह भी हमारे पास ना होता। तो एक बहुत बड़ी वीरता की ये कहानी है जिसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लड़ाई में जो हमारे अधिकतर जवान थे वह हरियाणा और राजस्थान के थे और जवानों को अलग अलग प्लाटून में बांटकर उस पूरे एरिया में, जो ये भी मैंने एरिया आपको बताया रेजांगला, इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर फैला दिया गया था कि आपको चाइनीज से को यहाँ पर आगे बढ़ने से रोकना है। और जो ये हमारे जवान थे ये अधिकतर अहिर यादव से जाति से बिलोंग करते थे, इसीलिए इस लड़ाई को, इस धाम को आपने देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ अहिर धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई के बारे में एक बात और कही जाती है कि जो हमारे ज़्यादातर ये हरियाणा और राजस्थान वाले जवान थे, ये इस चाइना वाली लड़ाई से लगभग एक महीना पहले इन लोगों की अलग अलग जगह कश्मीर में, जम्मू के अंदर पोस्टिंग थी, तो ये लोग एक महीना पहले ही आए थे। तो इनको ठंडी हवा में, बर्फ़ के अंदर भी कोई लड़ाई करने का कभी अनुभव नहीं था। इनके पास ना ही उस तरह के कपड़े थे, ना ही इनको कम ऑक्सीजन में किस तरह से लड़ाई की जाए, चूँकि हाइट 17,000 फीट है तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, जल्दी जल्दी सांस चढ़ जाती है, थकान होने लग जाती है, तो उनको इस तरह का भी कोई अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी जो इन्होंने लड़ाई लड़ी वह एक अलग थी, उसका परिचय एकदम डिफरेंट था जो चाइनीज़ भी कभी भुला नहीं सके। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन था जिस दिन ये लड़ाई लड़ी गई थी और जो भी हमारे सैनिक थे उन्होंने लगभग एक महीना पहले ही अपने वहाँ पर बंकर वगैरह तैयार कर लिए थे, क्योंकि एक महीना पहले वो सभी वहाँ पर पोस्टेड थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो मेजर शैतान सिंह भाटी साहब थे, इनके जो बड़े अफसर थे, उन्होंने इनको बोला कि इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली है कि चाइनीज हज़ारों की संख्या में, 5-6 हज़ार की संख्या में रेजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास आर्टिलरी वेपन्स भी हैं, उनके पास बड़े बड़े हथियार
हैं जो हमारे पास नहीं है, चूँकि हमारे पास आज़ाद हुए में केवल 15 साल हुए थे। उस समय तक हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा हमारे पास सेना को देने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, सेना को जो एक स्पेशल टाइप से जो क्लोथिंग होती है ऐसे एरिया में रहने के लिए वो भी हमारे पास नहीं थी। तो इनको ऐसा ऑप्शन दिया गया कि यदि आप आना चाहें तो नीचे आ सकते हैं। तो इन्होंने, मेजर शैतान सिंह साहब ने बोला कि मैं इस बात का फैसला अपने सभी सैनिकों से पूछकर बताऊंगा। तो जब सैनिकों से ये बात पूछी गई, चूँकि सैनिक वहाँ पर 1 महीने से डटे हुए हैं, उन लोगों ने वहाँ पर पूरी ठंड को महसूस किया है, उन लोगों ने वहाँ पर बंकर बनाए हैं, रहने के लिए घर बनाया है, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या हम वापस चलें तो उन्होंने, सैनिकों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि साहब हमें गोली दो, हम सभी चीनी सैनिकों को यहाँ पर मार देंगे, और यदि हमारी गोली खत्म हो जाएगी तो हम सभी चीनी सैनिकों को मार देंगे, खा जाएंगे उन सभी को। तो जब उनका ये है जोश मेजर शैतान सिंह साहब ने देखा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम लास्ट मोमेंट तक, हमारा एक एक सैनिक यहाँ पर डटा रहेगा, जब तक हमारे पास गोली है तब तक हमारा पूरा जवान लास्ट गोली लास्ट सैनिक तक यहाँ पर हम लोग डटे रहेंगे, इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये जो लड़ाई हमारी स्टार्ट हुई, ये सुबह 18 नवंबर की सुबह, जब ठंड का समय था, भारी वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। उस समय लगभग 3:30 बजे एक लंबा बरस्ट आया। तो जब हमारे सैनिकों ने बाहर निकल के देखा तो उनको दिखाई दिया कि काफ़ी दूर से एक बहुत ज़्यादा रोशनी की फॉर्म में, एक लाइट की फॉर्म में हमारी भारतीय चौकी की तरफ कुछ रोशनी बढ़ती चली आ रही है। तो भारतीय सैनिकों को लगा कि भारी मात्रा में हमारी तरफ जो चाइनीज़ सोल्जर हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चाइनीज़ की एक प्लान थी। उन लोगों ने सुबह हमारे सैनिकों की गोलियों को ख़त्म कराने के लिए सुबह के समय याक और घोड़ों के गले में लालटेन बांधकर हमारी तरफ को रवाना कर दिया। हमारे सैनिकों को लगा कि चाइनीज़ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जब फायरिंग की तो कुछ हमारी गोलियाँ वहाँ पर वेस्ट हो गई। लेकिन मेजर शैतान सिंह साहब को जैसे ही अनुमान हुआ कि ये चाइनीज़ों की प्लान है, चाल है, उन्होंने तुरंत फायरिंग को रुकवा दिया और अपनी गोलियों को बचाया। लेकिन इसी बीच जो ये आवाज़ आई, तो इस आवाज़ को जो हमारे लड़ाई में जो जिंदा बचने के लिए हमारे 2 लोग यहाँ पर, 2 सोल्जर हमारे जिंदा बचकर आए थे वापस, जो एक ऑनरी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव थे और एक हमारे दूसरे कैप्टन थे, जो 2 हमारे वापस आए थे, कैप्टन निहाल सिंह थे, जो वापस इस लड़ाई में आए थे। सूबेदार रामचंद्र यादव जी के अनुसार जो उस समय सभी प्लाटून के बीच में रेडियो संचार का काम कर रहे थे, यानी ये प्लाटून और हमारे मेजर साहब के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहे थे, संचार का यानी इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे थे। इन्होंने बताया कि प्लाटून 8 के जवानों ने 4-5 जवान चीनी को लंबा बरस्ट फायर करके ख़त्म कर दिया है और बाकी चीनी जवान जो थे वहाँ से वो भाग गए हैं। यह सूचना कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव जी द्वारा दी गई। लेकिन इसी बीच प्लाटून 7 के जमादार सुरजाराम जी ने अपनी कंपनी कमांडर को जानकारी दी कि चीन के साइड से करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और तभी कुछ समय बाद प्लाटून 8 के में से भी यही रिपोर्ट आई कि हमारी तरफ भी रिज की तरफ से लगभग 800 सैनिक बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे जो मेजर शैतान सिंह साहब थे, उन्होंने आदेश दे दिया कि जैसे ही चीनी उनकी फायरिंग रेंज में आए तो वह उन पर फायरिंग करना शुरू कर दें। और हुआ भी ऐसा ही, करीब 10 मिनट तक भारी फायरिंग होती रही और सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिकों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। रामचंद्र यादव जी जो वापस जिंदा लौट गए, वो बताते हैं कि उस समय वहाँ पर चारों तरफ चीनी सैनिकों की लाश दिखाई दे रही थी। लेकिन चीन ऐसे माना नहीं और शैतान सिंह साहब बारी बारी पोस्टों पर आते और अलग अलग सैनिकों का, जो भी अपने पोस्टों पर सैनिक डटे हुए थे फायरिंग कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ाते और साथ साथ में वह भी फायरिंग करते। और इस जोश को देखकर, जो हमारे अंदर जवानों के अंदर जो जोश भरा हुआ था, इसको देखकर जो जितने भी चीनी सैनिक थे वहाँ से भाग निकले। लेकिन चीनी सैनिक, जैसे मैंने बताया, कि वो नहीं माने और वो फिर से आए। ये हमारी एक फोटोग्राफ्स है जो मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है, जिसमें कि हमारे वो कुछ वीर सैनिक हैं जो इस लड़ाई के अंतर्गत शहीद हुए थे। सभी नहीं है, बट जितनी मैं ढूंढ पाया उतनी यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस लड़ाई के अंदर जब चीनियों को ये सभी हमले नाकामयाब हो गए तो उनको लगा कि सामने से तो हम इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो उन्होंने लगभग 4:30 बजे हमारी जितनी भी पोस्ट थी, क्योंकि उस संख्या में बहुत ज़्यादा थे, हथियार भी उनके पास बहुत ज़्यादा थे, आर्टिलरी फायर थे उनके पास, तो उन्होंने हमारी सभी पोस्टों पर एक साथ गोले दागने शुरू कर दिए। अब जब हमारे भारतीय जवान भी, अब जैसे जैसे जो भी चीनी सैनिक या जो भी टुकड़ी चीनी सैनिकों की हमारी भारतीय सैनिकों की रेंज में आती, वो भी उनको जवाब दे रहे थे। लेकिन हमारे पास केवल लाइट मशीन गन थी वहाँ पर और 303 राइफल थी। 303 राइफल में एक बार में एक गोली भरी जाती है और ठंड का मौसम है, हमारे जो सैनिक थे उनकी उंगलियां भी उस समय पर जवाब दे रही थी, लेकिन तब भी वो चीनी सैनिकों को लगातार मौत के घाट उतारते चले जा रहे थे। इसी बीच चीनी संख्या इतनी ज़्यादा में वहाँ पर इकट्ठा हो गए कि वह भारतीय सेना के बंकरों को उन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया। अपने अलग अलग तरह के अटैक से वो हमारे जो बंकर बने हुए थे उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया। बीच बीच में जो हमारे सेना के जवान थे उन्होंने भी जो भी चीनी सैनिक उनके रेंज में आता उसको तुरंत मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। तो यह है कंटिन्यूअस 1-1.25 घंटे तक इस तरह की लड़ाई हमारी दोनों तरफ से चलती रही। और इस स्थिति में मेजर शैतान सिंह साहब सभी जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, सभी को जा जाकर मोटिवेट करते रहे, पोस्ट टू पोस्ट चारों तरफ से
फायरिंग हो रही है, लेकिन इस फायरिंग के बीच में भी वह प्लाटून से प्लाटून लगातार मोशन करते रहे और जो भी हमारे सैनिक थे उनको इतना इस तरह से जोश उन्होंने उनके अंदर भर दिया कि हमारा एक एक जवान दुश्मन के 10 सैनिकों को टक्कर दे रहा था और 10 सैनिकों को उन्होंने मार भी गिराया लास्ट में। इस तरह से हमारे जवान में उस समय जोश भरा हुआ था। इसके बाद चीनियों द्वारा तीसरा और बड़ा हमला शुरू कर दिया गया, जिसमें वह हथियारों के साथ याक तथा घोड़े लेकर आए। पहले तो हमारे सैनिकों को लगा कि हमारी अल्फा कंपनी है, लेकिन जब वो गौर से देखा तो पता चला कि ये चाइनीज है और चाइनीज हम पर ये अटैक कर रहे हैं। लेकिन हमारे जब बहादुर जवान माने नहीं, उन्होंने चीनियों का इस स्थिति में भी फिर से मुकाबला करना शुरू कर दिया और चीनियों की लाश बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो हमारे जो चाइनीज़ जवान थे उस संख्या में बहुत ज़्यादा थे, और इसके बावजूद जो हमारे मेजर सैतान सिंह साहब थे वो भी बीच बीच में फायरिंग कर रहे थे और इसी बीच वो घायल भी हो गए। उनको एक सेल्टर आकर उनकी बाह में लगा, जिससे वो उनके हाथ में जो उनके साथ में रामचंद्र यादव जी थे उन्होंने पट्टी भी बांधी, और जो सैतान सिंह साहब के जो गनर थे, जो लाइट मशीन गनर थे, वो उनके दोनों पैरों में चोट लग गई थी। तो ऐसी स्थिति में मेजर सैतान सिंह साहब ने उनकी लाइट मशीन गन ले ली और उन्होंने दुश्मन के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया और कई दुश्मनों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। लेकिन इसी बीच चूंकि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, तो इसी बीच कुछ गोलियां, कुछ ब्रस्ट आकर हमारे सैतान सिंह साहब के पेट में लगे और जिसकी वजह से वह पीछे इस साइड में गिर गए। तो इसी क्रम में जो हमारे सूबेदार रामचंद्र यादव जी उनके साथ में थे, रेडियो कम्युनिकेटर, उन्होंने बताया कि जब मेजर साहब नीचे गिर गए तो उन्होंने बोला कि मेरी बेल्ट खोल दो, मेरे पेट में काफ़ी दर्द है। लेकिन जैसे ही हमारे रामचंद्र यादव जी ने मेजर साहब के पेट पर हाथ लगाया तो उन्होंने महसूस हुआ कि मेजर साहब की कुछ आते पेट से बाहर आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनकी बेल्ट नहीं खोली और उन्होंने जब मेजर साहब को लगा कि नहीं मेरी हालत अभी काफ़ी गंभीर हो चुकी है, तो उन्होंने उस समय तुरंत रामचंद्र यादव जी को आदेश दिया कि तुम नीचे जाओ और बटालियन को जानकारी दो इसके बारे में कि यहाँ पर कितना बड़ा हमला हुआ है, हमने कितने सैनिकों को मार दिया है, और जल्दी से रेनफोर्समेंट की तैयारी करो और सैनिकों को लेकर आओ। लेकिन और मैं इस पोस्ट पर डटा रहूँगा जब तक कि मैं जीवित हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। लेकिन चूँकि हम बहुत अधिक खून बह रहा था और बार बार ऐसे बोलते बोलते भी हमारे जो मेजर साहब हैं वो मूर्छा की स्थिति में आ रहे थे, तो यादव जी को लगा कि ये चीनी सैनिक हमारे मेजर साहब को बंदी ना बना लें, तो उन्होंने उनको अपने साथ ले के नीचे चलने लगे। लेकिन इसी बीच जो चीनी सैनिक थे वह अधिक संख्या में होने के कारण उन्होंने भारतीय बंकरों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और हमारे सैनिक भी उनके साथ फाइटिंग शुरू कर दी। और जब हमारे जो सैनिक थे उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि गोली भी हमारे सैनिकों की अब खत्म हो गई। लेकिन अब हमारे भारतीय सैनिक, जितने भी चीनी सैनिक उनके क्लोज आ रहे हैं, उनसे साथ में हैंड टू हैंड फाइटिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी। और ऐसा बताया जाता है कि इस फाइटिंग के अंतर्गत हमारे जो सैनिक थे उन्होंने चीनी सैनिकों की कुछ की गर्दन तोड़ना शुरू कर दिया, कुछ को उन्होंने पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। और रामचंद्र यादव जी बताते हैं कि एक जो साथी थे उनके, संग्राम सिंह, एक पहलवान थे, उन्होंने जो चीनी सैनिक थे जो उनके करीब आए उन सभी को पटक पटक के मारा। दो चीनी सैनिकों के सर पकड़े, उनके आपस में टकरा के मार के उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और एक चीनी सैनिक के तो उन्होंने दोनों पैर पकड़े और उसको जैसे कपड़े को पटक के मारते हैं उस तरह से उसको पटक के पत्थर के ऊपर मारा, वह तुरंत वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन चीनी फिर भी संख्या में इतने ज़्यादा थे तो उन्होंने हमारी जो प्लाटून के जवान थे उनके ज़्यादातर जवानों को या तो मार दिया या फिर उन्होंने उनको बंदी बना लिया। बट इसी बीच जो मेजर साहब थे, जो चीनियों के हाथ ना लगे, जैसे मैंने बताया, तो रामचंद्र यादव जी उनको अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे नीचे की साइड में आने लग गए और लगभग वह एक गड्ढे में लुढ़क गए और उन्होंने लगभग 800 मीटर तक उनको खींचा। और खींचने के बाद जब उन्होंने ये इतने टाइम पीरियड में लगभग सुबह के 8:15 बज गए, लगभग 3-4 घंटे का समय हो गया, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेजर साहब अब नहीं रहे, वह वीर गति को प्राप्त हो गए। चूँकि रामचंद्र यादव जी बताते हैं कि उनके हाथ में घड़ी बंधी थी जो नब्ज से चलती थी, वह लगभग 8:15 बजे बंद हो गई घड़ी। तो उनको लगा कि अब इस समय यह है वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने, चूँकि उनको हेल्प करने के लिए, हेल्प लेकर आने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने उस समय 2 पत्थर के बीच में मेजर साहब को रखा और जिससे कि चाइनीज उनको ढूंढ ना पाए, और उनकी जो पार्थिव शरीर था उस शरीर को उन्होंने बर्फ़ से ढक दिया जिससे कि चाइनीज उनको ढूंढ ना पाए और वो तब तक नीचे से हेडक्वार्टर से या बटालियन से नीचे से जाकर लोगों को दास्ता बताएं और वहाँ से मदद लेकर आ जाए। तो उन्होंने जब ये जाके नीचे से पूरी घटना बताई, पूरी दास्ता बताई, तो पहले तो यादव साहब की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे सैनिकों को, इतने कम संख्या में जो हमारे भारतीय सैनिकों को कैसे मार सकते हैं। लेकिन फिर भी जब उन्होंने पूरी कहानी बताई तो यकीन करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि 19 नवंबर के बाद जब चाइनीज़ को अपनी इस कैजुअलिटी के बारे में पता चला कि उनको रेजांगला पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो 20 नवंबर को चाइनीज़ वालों ने युद्ध विराम कर दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि इसी रेजांगला की लड़ाई की वजह से चीन को इतना भारी नुकसान हुआ कि उसने तुरंत ही अगले दिन लड़ाई को समाप्त कर दिया और ये लड़ाई यहीं पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। और अब धीरे धीरे चूंकि नवंबर का महीना एंड पे था, दिसंबर आने वाला था, तो वहाँ पर रेजांगला के एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ गई और उस बर्फ़ अधिक होने के कारण रेजांगला को नो मैन लैंड घोषित कर दिया गया।
और इसी बीच जो हमारे सैनिक थे, कुछ जो सैनिक जो बंदी बना लिए गए थे वो वहीं पर शहीद हो गए बंदी के अंतर्गत ही, और बाकी जो 2 सैनिक जो मैंने बताया, जैसे एक मैंने सैनिक आपको बताए कैप्टन निहाल साहब, वह चीनी सैनिक से बच कुच के नीचे वापस अपने भारत आ गए, लौट गए, और जो हमारे कैप्टन यादव जी थे वह वापस नीचे आ गए, जिन्होंने ये सारी घटना पूरी दास्तान को सभी को बताया। जब लड़ाई खत्म हो गई करीब 3 महीने बाद, तो 1963 में, 1 फरवरी 1963 में ये एक लद्दाखी गडरिया भटकता हुआ रेजांग ला के उस जगह पर पहुंचा, और उसने देखा कि यहाँ पर तो तबाह हुए बंकर पड़े हैं, गोलियों के खोखे पड़े हैं, और हमारे सैनिक उस पूरी यूनिफॉर्म में पड़े हुए हैं। तो उस वजह जब घबरा गया, उसने जाके नीचे जो हमारे सैनिक थे, जो हमारी सैनिक चौकियाँ बनी हुई थी, उनको जाके इन्फॉर्म किया कि हमारे भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर वहाँ पर पड़े हैं, जो सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो जब हमारी सेना वहाँ पर वापस गई, उन्होंने पूरा वहाँ का मंजर देखा, तो सभी को विश्वास नहीं हुआ कि हमारी इतनी कम संख्या में जो वीर भारतीय थे, जो वीर भारतीय सैनिक थे, उन्होंने किस किस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया। जो सैनिक हमारा वहाँ पर शहीद हुआ, जिसके पास राइफल थे, वह राइफल लिए उसी पोजीशन में तैयार है जिस समय वो लड़ाई कर रहा था, उसी पोजीशन में था, और सभी भारतीय सैनिक जो वहाँ पर थे, सभी के सीने के अंदर गोली लगी थी, किसी के भी बैक में गोली नहीं लगी, क्योंकि सब ने चाइनीज का डटकर मुकाबला किया, और सब सामने से उन चाइनीज को वहाँ पर अटैक कर रहे थे। जिनके हाथ में टूटी हुई राइफल थी, राइफल टूटी अलग पड़ी है, उनके हाथ में बट है, बट अभी भी उनके पास में है। वहाँ पर बताया जाता है कि एक नर्सिंग असिस्टेंट थे जो बटालियन के साथ में थे, नर्सिंग असिस्टेंट किसी को पट्टी कर रहे थे, और किसी उनके हाथ में एक सिरिंज थी, किसी को लगाने के लिए पेन किलर वगैरह दे रहे होंगे। तो उस समय जब वो वीरगति को प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति में उनके एक हाथ में पट्टी है, दूसरे हाथ में सिरिंज है, वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसी प्रकार ज़्यादातर सैनिक की यही स्थिति थी कि वह युद्ध की मुद्रा में ही शहीद हुआ है, जो एक बड़े ही गर्व की बात है, बड़े किसी सैनिक के लिए एक सम्मान की बात कही जाती है। तो इसी ब्रेव स्टोरी के लिए अभी उसी एरिया में एक अपना वीर अहिर धाम भी बनाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस लड़ाई में ज़्यादातर जो लोग शहीद हुए हैं वो वीर यादव थे, तो इसलिए उनको वीर अहिर धाम के नाम से यह रेजांग ला के अंतर्गत बनाया गया है, जो काफ़ी फेमस है, और काफ़ी दूर दूर से लोग भी इसको यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। तो रेजांग ला की इस लड़ाई में 114 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि चीन के 1000 से भी ऊपर जो चाइना के सैनिक थे वो मारे गए थे। तो चाइना हालांकि युद्ध के बाद भी इस बात को बोलता है कि हमारे तो केवल 600-700 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चाइना हमेशा इस बात को झूठ बोलता है। अभी रिसेंटली जब हम 2020 में थे और गलवान घाटी में जो ये अटैक हुआ था, तो हमें सबको पता है कि वहाँ पर 40 से 45 चाइना के सैनिक मारे गए थे। चाइना तब भी बोलता है कि हमारा कोई सैनिक वहाँ पर नहीं मारा गया। तो ये चाइना की इस तरह की पॉलिसी है कि वह अपने शहीदों को भी इस तरह से सम्मान नहीं देता, ये उनकी ये समस्या है। रेजांग ला पर चीन के सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसा मैंने बताया, और इसी कारण 20 नवंबर को चीन ने लड़ाई को वहाँ पर बंद कर दिया, और इस लड़ाई में हमारा एक एक सैनिक दुश्मन के 10-10 सैनिकों से भिड़ा था। इसी की याद में हमारी जो मशहूर सिंगर थी लता मंगेशकर जी द्वारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों पहली बार 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में इन सभी 1962 के वीरों की याद में गाया गया था। और उसमें आपको याद होगा एक लाइन बोली जाती है, एक एक ने 10-10 को मारा, तो वह इन्हीं रेजांग ला के शहीदों के लिए बारे में कहा जाता है, जिन्होंने एक बार में 10-10 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। और इसी में हमारे जो 114 सैनिक हैं उन सभी की याद में वार मेमोरियल बना हुआ है, जो मैंने बताया रेजांग ला के अंतर्गत, जिसको अहिर धाम के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि इस लड़ाई में ज़्यादातर लोग यादव अहिर थे। और मरणोपरांत हमारे शैतान सिंह भाटी साहब को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और बाकी जो हमारे कुछ हीरोज़ थे इस वार के अंदर उनको वीर चक्र और सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो आज जो लेह लद्दाख में जो हमारा रीजन लेह हमारे पास है, उसमें हम अगर कहें मोटे मोटे तौर पे, तो वो है ये रेजांग ला वाली लड़ाई है, जिसमें हमारे सैनिकों ने मात्र 123 सैनिकों की वो बहादुरी की लड़ाई है, जिसमें उन्होंने सभी चीनी सैनिकों को जो वहाँ पर आए, जो उनकी रेंज में आए, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, और चीन को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि चीन वहीं पर उल्टे पैर वापस चला गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अपने अगले वार हीरो के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।